हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम पीएन जंक्शन डायोड के यूजेस, जिसमें सबसे पहला यूज बता रहे हैं आपको क्या बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको बोला जाता है एलईडी। आपने देखा होगा घरों में जो एलईडी लाइट यूज करते हैं उसके अंदर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, जिसको फॉरवर्ड वाइस पर रखा जाता है। और जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइस पर हम वोल्टेज देते हैं तो उस पीएन डायोड से जैसे ही फॉरवर्ड वाइस पर वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, तुरंत उसी समय उस पीएन जंक्शन डायोड से स्वतः से ही लाइट इमिट होने लगती है। एक्चुअल में होता क्या है, जरा गौर से इस फिगर को बनाओ। पहले आप इस फिगर को बनाओ। देखो जरा, ये पीएन जंक्शन है, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। ये तो पी टाइप और ये एन टाइप, और इसको रखो फॉरवर्ड वाइस पर। जरा गौर से देखो, फॉरवर्ड वाइस पर रखने के लिए पी टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे हम? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने, RL। ठीक, पीएन जंक्शन डायोड लाइट इमिटिंग एलईडी की तरह कब बिहेव करेगा? जब पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड वाइस पर रख दें। ठीक है ना? जैसे ही हम फॉरवर्ड वाइस पर या बैटरी के द्वारा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, P और N, देखो मैं यहां पर एक फिगर बना रहा हूं पीएन जंक्शन का, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। P और ये N, तो यहां पर ये जंक्शन है मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे ही यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, यहां पर जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, और यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस मैंने यहां अप्लाई कर दिया है, तो इस सिंबल को, इस वाले पीएन जंक्शन को मैंने सिंबल बना दिया यहां पर इस तरह से। जैसे ही हम पॉजिटिव, पी को तो पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड वाइस पर हो गया। पीएन जंक्शन डायोड या फॉरवर्ड वाइस पर रखा जाता है। तो इस पी और एन का जो जंक्शन है, इस जंक्शन से क्रॉस जैसे ही इलेक्ट्रॉन एन टाइप से चल करके कहां पर पहुंचते हैं? पी टाइप की ओर चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलेंगे? इधर से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलते हैं, इधर की तरफ चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके एटम से निकलकर इधर आए। एक्चुअल में जैसे ही हम फॉरवर्ड वाइसिंग पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से इस जंक्शन को पार करके पी टाइप की ओर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इधर के होल इधर चलेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर आए हैं ना, एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस एटम के अंदर आए हैं, इस इधर भाई, इसके एटम से फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी थी। उसका 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है? फ्री होना चाहता है। और इसमें थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी थी, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो जैसे ही पी और एन को हमने फॉरवर्ड वाइस पर कनेक्ट किया तो तुरंत एन टाइप से फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी में से 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही चल करके इधर आएगा पी टाइप की ओर, तो इसके थर्ड ग्रुप की जो इंप्योरिटी है उसके पास आएगा। तो उसका एक्चुअल में थर्ड ग्रुप की जो इंप्योरिटी थी उसमें फ्री स्पेस है, जिसको हम होल बोल रहे हैं। तो जैसे ही इसके फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी के पास आया तो उसके होल्स को भर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकॉम्बिनेशन होगा। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन इसकी फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी से इसकी थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी पर आएगा, थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी पर जैसे ही आएगा तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी लेवल से कहां पर चला जाता है? इस थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी के पास जो इलेक्ट्रॉन इसकी फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी में से जैसे ही थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी में आया तो इसके होल को भर दिया, तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां पर शिफ्ट होता है? हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है। तो अब क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल कैसा है? हाईली अनस्टेबल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः से ये घटना होती है। और ये हाईली कैसा है? ये एनर्जी स्टेट हाईली अनस्टेबल है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन न रुक करके जैसे ही ग्राउंड स्टेट पर जंप करता है
तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालता है किसके फॉर्म में? ये लाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकालता है? ये लाइट के फॉर्म में निकालता है। यही मैंने लिखा है मेरे बच्चे, यहां पर जरा ध्यान देना मेरी बात पर। अब एक एक पॉइंट बड़ा विशेष ध्यान से सुनना। आप इस फिगर को बना लो, इन दोनों फिगरों को बना लो, तभी मजा आएगा आपको लिखने में, ठीक है ना मेरे बच्चे? अब विशेष ध्यान से सुनिएगा। लाइट इमिटिंग डायोड, LED is a forward bias PN junction diode. When PN junction diode is in a forward biased, then it emits light by spontaneous emission. तो ये स्वतः से लाइट निकालने लगता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है मेरे बच्चे लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं इसे? लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। एक्चुअल में होता कैसे है? इसमें से स्वतः से फॉरवर्ड बाइस पर जब पीएन जंक्शन डायोड को रखा जाता है तो अपने आप से ही स्वतः से उसमें से लाइट कैसे निकलने लगती है, ये बड़ा ध्यान से सुने। इन फॉरवर्ड बाइसिंग, जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस पर किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम, देन इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स के जंक्शन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है तो तुरंत ये एनर्जी जनरेट करता है। कैसे एनर्जी जनरेट करता है ये जरा ध्यान दें। ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2। लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट करता है? वो हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करता है। लोअर एनर्जी लेवल को मैंने E1 बोला है और हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी को मैंने बोला है E2। लोअर एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड का, हायर एनर्जी लेवल बैलेंस बॉन्ड का सबसे ऊपर वाली एनर्जी लेवल है और ये कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला लेवल। तो जैसे ही जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी से थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी में पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन उस इंप्योरिटी के अंदर लोअर एनर्जी लेवल E1 से शिफ्ट हो जाता है कहां पर? हायर एनर्जी लेवल E2 में। बट दिस स्टेट E2 इज हाईली अनस्टेबल। ये जो एनर्जी स्टेट है कैसी है? हाईली अनस्टेबल है। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन कैन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड emits extra energy in the form of light photon and energy of emitted light photon, निकलने वाली एनर्जी जो लाइट फोटोन यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो इमिट कर देता है किसके फॉर्म में? लाइट फोटोन के फॉर्म में। तो निकलने वाली जो एनर्जी होगी मैं निकाल सकता हूं डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, बराबर लिख सकता हूं मैं hc अपॉन लैम्डा। न्यू हियर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फोटोन डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी। जो एनर्जी निकल रही है जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जो एनर्जी इमिट करेगा उस लाइट फोटोन की एनर्जी डिपेंड करेगी इन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी गैप पर। और ये एनर्जी लेवल, इन दोनों एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप जो होता है वो लाइट फोटोन की जो एनर्जी है यहां पर, उस लाइट फोटोन की जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट के ऑर्डर की होती है। और वो किस केस में होगी? क्योंकि इसको बनाया जाता है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। या तो गैलियम आर्सेनाइड यूज करो या इंडियम फॉस्फाइड। जनरली हम जो यूज करते हैं जंक्शन डायोड के अंदर, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड एक तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और गैलियम आर्सेनाइड के अंदर क्या बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो विजिबल लाइट फोटोन की एनर्जी के ऑर्डर का होता है, इसीलिए ये विजिबल लाइट निकालता है। ठीक। सो दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइट फोटोन इज डिपेंड अपॉन एनर्जी गैप। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या ऐसे कहिए उसकी वेवलेंथ इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी गैप पर डिपेंड करती है। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट बाय LED इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। भाई लाइट इमिटिंग डायोड से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी, भाई यहां से कितनी लाइट निकलेगी, उस लाइट निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है
नंबर ऑफ एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेंगे तो ज्यादा लाइट फोटोन निकलेंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं तो ज्यादा लाइट फोटोन निकलेंगे और ज्यादा लाइट फोटोन निकलेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और ये बात डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पर, क्योंकि जहां पर अप्लाइड वोल्टेज जैसे ही बढ़ाओगे तो P और N का जो जंक्शन है वहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल से रिकम्बाइंड होंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल मिलकर के एनर्जी ज्यादा जनरेट करेंगे और ज्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे तो इस लाइट इमिटिंग डायोड से जो लाइट निकल रही होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यही बात मैंने लिखी है यहां पर मेरे बच्चे। इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट बाय एलईडी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन पर सेकंड विच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। दिस रिकॉम्बिनेशन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। जैसे ही फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाओगे तो P और N के जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करेंगे तो ज्यादा लाइट फोटोन निकालेंगे और ज्यादा लाइट फोटोन निकालेंगे तो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यही बात मैंने यहां नोट की है मेरे बच्चे। इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट बाय एलईडी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन and this recombination is increased by increasing forward bias voltage. Clear? Light emitted by LED is highly monochromatic. LED से जो लाइट निकलती है वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है बच्चों। हाईली मोनोक्रोमेटिक का मतलब एलईडी से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिससे सिंगल वेवलेंथ की, एक ही वेवलेंथ की लाइट इमिट हो। इसलिए लाइट इमिटिंग डायोड means LED is a highly monochromatic as well as it does not take any time to glow. जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तुरंत वो लाइट देने लगता है। इसमें से क्या बेटा LED को ग्लो करने में टाइम स्पेंड नहीं होता। एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें कंज्यूम पावर भी LED कम वाट के आते हैं, कम पावर के आते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात मेरे बच्चे। एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिकल पावर एंड हैज लॉन्ग लाइफ इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक लैंप। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। एलईडी यूज्ड एज ऑप्टिकल सोर्सेज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एलईडी को यूज किया जाता है ऑप्टिकल सोर्स की तरह। एलईडी इज यूज्ड एज ऑप्टिकल सोर्स इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड एज एन इंडिकेटर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो इंडिकेटर लगे होते हैं ना, तुमने देखे हो गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें एक इंडिकेटर लगा होता है लाल रंग। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गीजर देखा है उसमें दो इंडिकेटर लगे होते हैं, ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का, इंडिकेटर बोलते हैं उनको। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले, LED used as an indicator in electronic devices and in remote control where silicon and germanium diode emits infrared signal. रिमोट जो होते हैं तुमने देखे होंगे, टेलीविजन वगैरह के रिमोट देखे हैं ना, रिमोट, तो उसमें आगे की तरफ एक बहुत छोटा सा इंडिकेटर लगा होता है, बल्ब सा लगा होता है। जैसे ही इंडिकेटर का स्विच, जैसे ही रिमोट का स्विच दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तुरंत वहां से लाल रंग का सा वो होता है बल्ब सा। जैसे ही रिमोट का बटन दबाओगे, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, जैसे ही रिमोट का बटन दबाते हो तो तुरंत वो बल्ब सा जलता है लाल रंग का। एक्चुअल में उसमें से निकलती हैं इंफ्रारेड रेज। ठीक है ना। और यूज होता है इनका मैनी कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर के अंदर तुमने देखा होगा, कैलकुलेटर देखे है ना मेरे बच्चे। मैनी कैलकुलेटर्स, क्लॉक्स एंड अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव सेवन सेगमेंट्स एलईडी। आपने देखा हो कैलकुलेटर के अंदर जो नंबरिंग आती है ना, कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेशन करते हो, नंबरिंग आती है उसमें। आपने नंबर वाली घड़ियां देखी होंगी, क्लॉक्स,
एंड अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे वेट वगैरह तोलते हैं ना, मशीन आती है वेट तोलने वाली, जैसे नंबर जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, वो वेट कोई भी रख दो उसके ऊपर तो उस पर नंबरिंग आ जाती है उस पर, तो उसकी जो नंबरिंग होती है ना, उसके 7 सेगमेंट्स होते हैं एलईडी के, which is used to display the number from 0 to 9. एलईडी सेगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलईडी सेगमेंट। ये बना हुआ है, ये रहा, देखो इस तरह का 7 सेगमेंट होते हैं एलईडी सेगमेंट। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। जैसे कैलकुलेटर देखा हो, आपको 9 लिखना है उस पर, तो ये 9 बन जाएगा। देखो कैसे, ये 9 बन गया, जी चेक करो, 9 बन गया, ठीक है ना। आपको 7 बनाना है, तो देखो 7 बनाना है तो ये वाली डिजिट, ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट हटा दो, 2, ठीक है ना, ये 7 बन गया। आपको 3 बनाना है तो इस सेगमेंट को हटा दो, इस सेगमेंट को हटा दो, देखो ऐसे 3 बन जाएगा। ये क्लियर हो गई होगी बात। ये 7 सेगमेंट होते हैं एलईडी के, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चे? फिर से समझ लो इस पॉइंट को, बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। लाइट इमिटिंग डायोड सिंपल सा है, एलईडी को फॉरवर्ड बाइस पर रखा जाता है मेरे बच्चे। ये फिगर बना लें, बना लिया होगा आपने। ये पीएन जंक्शन डायोड है। जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस पर रखा जाता है, ये इसको, तो स्वतः से ये लाइट निकालने लगता है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड या फिर इंडियम फॉस्फाइड, इसके अंदर मटेरियल जो यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, गैलियम, जनरली गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। कारण है उसका, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। दूसरा, उसके अंदर जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं, उनके बीच एनर्जी लेवल का जो गैप है, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो एनर्जी होती है, वो विजिबल लाइट फोटोन की एनर्जी के ऑर्डर की होती है। इसीलिए इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। जैसे ही हम फॉरवर्ड बाइस पर इसको रखेंगे तो पी और एन के जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स के रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी जनरेट होती है ज्यादा। एक्चुअल में होता ऐसे है कि जैसे ही फॉरवर्ड बाइस पर रखा हमने, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के 5th ग्रुप के एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो 3rd ग्रुप का इंप्योरिटी है, उसके एक एटम के पास जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर लोअर एनर्जी लेवल से शिफ्ट हो जाता है, कहां पर? हायर एनर्जी लेवल में। लेकिन हायर एनर्जी लेवल ये कैसी होती है? हाईली अनस्टेबल। स्वतः से ही ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो इसमें से एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट फोटोन के फॉर्म में ये इमिट करता है मेरे बच्चे यहां से। और निकलने वाली इस एलईडी में जो लाइट निकलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी, या ऐसे कहिए निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ डिपेंड करती है इन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस पर। और ये एनर्जी, दोनों एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस विजिबल लाइट के फॉर्म में होता है, विजिबल लाइट के ऑर्डर का होता है गैलियम आर्सेनाइड के अंदर। इसी वजह से पीएन जंक्शन डायोड जब बनाते हैं तो उसके अंदर मटेरियल जो यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं इंप्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चे। और इससे एलईडी से जो लाइट निकल रही होती है, ये जो लाइट निकल रही होती है, इसकी इंटेंसिटी, एलईडी से निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो, ऐसा तब होगा जब पी और एन के जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो, और जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन तब ज्यादा होगा जब फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज ज्यादा हो। जैसे ही फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाओगे तो जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो ज्यादा लाइट फोटोन इमिट होंगे उससे, जिससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गई? आप इस पॉइंट को फिर से देख लो, फिर से समझ लो। एलईडी इज ए फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज मेड बाय गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड इज इन फॉरवर्ड बाइस, देन इट इमिट्स लाइट बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो स्वतः से ही ये
लाइट निकालने लगता है, इसी वजह से इसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड, इसी वजह से इसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं बच्चों। कैसे लाइट निकालता है? क्योंकि जब इसको फॉरवर्ड बाइस पर रखा जाता है तो P और N के जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी जनरेट होती है। यहां पर लिखा है इन फॉरवर्ड बाइसिंग इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट द जंक्शन। ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल इवन टू हायर एनर्जी लेवल E2। इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं होल से, वे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां पर शिफ्ट हो जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल। बट दिस स्टेट E2 इज हाईली अनस्टेबल। ये जो एनर्जी स्टेट है कैसी है? हाईली अनस्टेबल है। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालते हैं लाइट फोटोन के फॉर्म में, एंड इमिट्स लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ इमिटेड लाइट फोटोन is given by the relation delta E equal to E2 minus E1 is equal to h nu बराबर hc by lambda। ठीक है ना? निकलने वाली जो लाइट यहां से निकल रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मेरे बच्चे इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी डिफरेंस पर। ठीक है? ठीक है ना मेरे बच्चे? इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट बाय एलईडी, एलईडी से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी मेरे बच्चे एक्साइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेंगे तो ज्यादा लाइट निकालेंगे, कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेंगे कम लाइट निकालेंगे। ये बात नोट की है मैंने। इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट बाय एलईडी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड which is depend upon number of electron holes recombination at the junction. This recombination is increased by increasing forward bias voltage, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन तभी ज्यादा होगा जब अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो। लाइट इमिटेड बाय एलईडी इज हाईली मोनोक्रोमेटिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलईडी से जो लाइट निकलती है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, ये कैसी होती है? ये हाईली मोनोक्रोमेटिक। एलईडी से मिलने वाली लाइट जो होती है मेरे बच्चे वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलती है उससे। लाइट इमिटेड बाय एलईडी इज हाईली मोनोक्रोमेटिक एज वेल एज इट डज नॉट टेक एनी टाइम टू ग्लो। एलईडी को ग्लो करने में कोई टाइम स्पेंड नहीं होता, एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिक पावर एंड हैज लॉन्ग लाइफ इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक लैम्प। क्लियर? LED is used as optical source in optical communication and as an indicator in electronic devices and in remote controls where germanium, silicon and germanium diode emits infrared light or signals। ठीक है ना? Many calculators, कैलकुलेटर्स के अंदर नंबर वाली घड़ी देखी होंगी आपने, क्लॉक्स एंड अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनके अंदर 7 सेगमेंट होते हैं। हैव 7 सेगमेंट एलईडी विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 0 to 9। ये 7 सेगमेंट होते हैं, ये बना लो। एलईडी सेगमेंट लिखे हैं यहां पर, मैंने एरो करके बना दिया है। 7 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेगमेंट एलईडी सेगमेंट है। 1 2 3 4 5 6 ये एलईडी सेगमेंट कहलाते हैं बच्चों, जो नंबर का डिस्प्ले शो करते हैं क्या बेटा? मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर। ठीक? एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है बच्चों, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये तुम्हारी। जो मटेरियल एलईडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल। गैलियम आर्सेनाइड यूज्ड इन एलईडी इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है? एंड ऑल्सो इट्स एनर्जी गैप लाइज विद इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। गैलियम आर्सेनाइड के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो होता है वो विजिबल लाइट के
ऑर्डर का होता है बच्चों। इसी वजह से क्या बेटा एलईडी के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं गैलियम आर्सेनाइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और उसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप विजिबल लाइट फोटोन की एनर्जी के ऑर्डर का होता है। इसीलिए एलईडी के अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं हम गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, दूसरा यूज देखें बच्चों फोटो डायोड, बड़ा काम का यूज है बच्चों। इस फिगर को बनाओ, पहले तो इस फिगर को बनाइए। फोटो डायोड में जब पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करते हैं तो इसको रखा जाता है मेरे बच्चे रिवर्स वाइस पर। किस पर? रिवर्स वाइस पर। और रिवर्स वाइस वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम ज्यादा कम रखते हैं। और जब पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स वाइस पर अप्लाइड वोल्टेज उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हो तो रिवर्स करंट बहुत कम होती है। देखो मैंने क्या लिखा है, फोटो डायोड। सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं। फोटो डायोड की तरह पीएन जंक्शन डायोड को जब यूज करते हैं हम तो पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स वाइस पर रखते हैं। किस पर रखते हैं? रिवर्स वाइस पर। और रिवर्स वाइस वोल्टेज, यहां पर रिवर्स वाइस बैटरी का जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज हो अप्लाइड वोल्टेज, इस पीएन जंक्शन डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना उससे कम रखा जाता है। यहां पर रिवर्स वाइस वोल्टेज अप्लाइड जो बैटरी बनाई है, लगाई है आपने, रिवर्स पर रखा है। देखो पी को तो जोड़ा है आपने नेगेटिव में और एन टाइप को जोड़ दिया आपने पॉजिटिव से। और यहां पर अप्लाइड बैटरी का जो वोल्टेज है रिवर्स वाइस पर इस पीएन जंक्शन डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना उससे कम रखा जाता है। और जब इसका अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तो इस सर्किट के अंदर जो करंट कंडक्ट कर रही होगी वो एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल, बहुत कम करंट कंडक्ट कर रही होगी। अब क्यों रखा जाता है इसको रिवर्स वाइस पर? जिससे ये फोटो डायोड की तरह काम करे। क्योंकि फोटो डायोड जो होता है, हम क्या चाहते हैं कि इस पर लाइट डालें, लाइट डालने से सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज कर जाए। तो इसी वजह से इसको रिवर्स पर रखा जाता है। क्योंकि रिवर्स वाइस पर होगा क्या, जब रिवर्स वाइस पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स वाइस पर रखा और अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तो रिवर्स करंट बहुत कम होगी। और उस समय फिर हम इस पर लाइट डाल दें तो जैसे ही इस पर लाइट गिराएंगे तो पी और एन का जो जंक्शन है उस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि इस गिरने वाले लाइट फोटोन की एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से अगर ऐसे लाइट फोटोन गिराए जाएं जिन लाइट फोटोनों की एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा हो तो ये लाइट फोटोन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कहां पर ले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, जिससे इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा जंक्शन पर। और जंक्शन पर जब इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन लाइट गिराने से अचानक से बढ़ जाए तो सर्किट के अंदर तुरंत अचानक से करंट बढ़ जाए। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? ठीक है। और जैसे ही लाइट गिराने से करंट बढ़ेगी तुरंत हमको पता चल जाएगा कि करंट इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई करंट बहुत आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि पहले वाली करंट बहुत कम है और लाइट गिराने से करंट के मान में ज्यादा इफेक्ट आया। तो हम क्या समझेंगे कि लाइट गिराने की वजह से करंट में चेंज आ रहा है। और अगर इसको फॉरवर्ड वाइस पर रखा होता ना, फॉरवर्ड वाइस पर रखा होता तो फॉरवर्ड वाइस पर तो करंट पहले से ज्यादा होती है और लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन बढ़ा, लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन बढ़ा तो उस होल इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन से करंट थोड़ी सी और बढ़ गई। तो करंट के मान में जो चेंज आ रहा है ना वो हमें मालूम नहीं चलेगा कि लाइट के गिराने से करंट चेंज हुई है, क्योंकि करंट पहले से ही ज्यादा है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आई तो करंट के मान में जो चेंज आ रहा है वो बहुत आएगा तो सही, लेकिन वो करंट के मान में जो चेंज है इनिशियल वाली करंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा उसमें। इसीलिए हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें लाइट गिराने से करंट के मान में चेंज आ रहा है या नहीं। इसी वजह से इसको फोटो डायोड की तरह जब यूज करना होता है तो पीएन जंक्शन डायोड को रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, रिवर्स वाइस पर रखा जाता है और अप्लाइड रिवर्स वाइस वोल्टेज
इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। ये बात मैंने लिखी है, नोट कीजिए। ए पीएन जंक्शन डायोड मेड ऑफ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, इट इज कॉल्ड फोटोडायोड। फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर है ये, फोटो, इसीलिए इसको बोला जाता है फोटोडायोड। इट वर्क्स इन रिवर्स वाइज कंडीशन, द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो अप्लाइड जो वोल्टेज होना चाहिए ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। When light photon of energy h nu बराबर hc अपॉन लैम्डा लिख लेना बच्चों, यहां मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg। क्या बेटा? When light photon of energy h nu या hc by lambda just greater than forbidden energy gap allowed to fall at the junction of diode, then reverse current increase due to shifting of electron from valence band to the conduction band. So reverse current increased with intensity of incident light. जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रिवर्स करंट अचानक से तेजी से बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, फिर से समझ लो, फिर से देखो। जैसे ही लाइट फोटोन इस पर गिराया तो P और N का जो जंक्शन है वहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो रिवर्स करंट बढ़ जाएगी अचानक से। जितनी लाइट ज्यादा डालोगे, ज्यादा इंटेंसिटी करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, रिवर्स करंट ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लो। ए पीएन जंक्शन डायोड मेड ऑफ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड फोटोडायोड। इसी वजह से इसे फोटोडायोड बोलते हैं। इट वर्क्स इन रिवर्स वाइज कंडीशन, द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन, द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस बैटरी का जो अप्लाइड वोल्टेज है ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। When light photon of energy h nu या h c अपॉन लैम्डा लिखना बच्चों, यहां पर अपॉन लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरवर्ड एनर्जी गैप अलाउड टू फॉल एट द जंक्शन ऑफ डायोड, देन रिवर्स करंट इंक्रीज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर? सो रिवर्स करंट इज इंक्रीज्ड विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। गिराने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रिवर्स करंट बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? सो फोटोडायोड वर्क्स ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन h nu इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? फोटोडायोड, ध्यान दे मेरी बात पर, फोटोडायोड आर यूज्ड इन लाइट सिग्नल डिटेक्टर। लाइट सिग्नल डिटेक्टर के लिए फोटोडायोड को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। क्या मेरे बच्चे? फोटोडायोड अंडरलाइन कर लेना, आर यूज्ड इन लाइट सिग्नल डिटेक्टर। इट कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू रिवर्स वाइज करंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एज वेल एज इन पिक्चर मोशन इन ए कैमरा, बिकॉज इट फॉर्म करंट अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यूज नोट कर लें बच्चे, इसके कर लिया नोट? बहुत अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट जो आपको मैंने बताया था, क्योंकि फोटोडायोड की तरह जब पीएन जंक्शन को यूज किया जाता है तो इसको रिवर्स वाइज पर रखा जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग पर नहीं रखा जाता। कारण उसका जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। फोटोडायोड आर नॉट यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस मोड। फॉरवर्ड बाइस मोड पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। कारण उसका, बिकॉज करंट इन फॉरवर्ड बाइस इज ऑलरेडी हाई, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस पर करंट पहले से ही बहुत ज्यादा है। सो नो इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड बाइस करंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाई फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन डायोड। जैसे ही लाइट गिराओगे तो फॉरवर्ड बाइस करंट के मान में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। वेयर एज इन रिवर्स बाइस मोड करंट इज स्मॉल, सो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉज
some significant effect on this current. क्लियर? क्योंकि फॉरवर्ड वाइस पर करंट पहले से ज्यादा है और करंट लाइट डालने से फॉरवर्ड वाइस के करंट के मान में इतना बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता जिससे हमें यह पता चले कि वो लाइट की वजह से करंट चेंज हुई है। लेकिन रिवर्स बाइस पर करंट पहले से क्या 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 है, बहुत कम है। तो रिवर्स बाइस पर जैसे ही लाइट गिराने से करंट, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तुरंत रिवर्स करंट बढ़ेगी और वो एक मेजरेबल सिग्निफिकेंस देगी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट के मान में चेंज इतना आएगा जो जिसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में लाइट के गिराने के कारण पहले के कंपैरिजन में ये करंट ज्यादा है। इसी वजह से फोटो डायोड की तरह जब पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं तो उसको रिवर्स बाइस पर ही रखा जाता है। क्लियर? एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जरा नोट कीजिए, एग्जाम्पल जरा देखें जरा ध्यान से। कैन ए फोटो डायोड ऑफ एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। ये कह रहा है कैन ए फोटो डायोड ऑफ एनर्जी गैप, कोई फोटो डायोड है जिसके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या वो इतनी वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट कर लेगा? तो चेक कर लो, अगर इस लाइट फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर या इससे ज्यादा है तो वो डायोड, फोटो डायोड इस लाइट फोटोन को डिटेक्ट कर लेगा। तो इस लाइट फोटोन की, इस वेवलेंथ के लाइट फोटोन की एनर्जी निकाल लो। अगर वो एनर्जी इस वाली एनर्जी से ज्यादा आ रही है या इसके बराबर आ रही है तो वो फोटो डायोड इस लाइट फोटोन को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक, तो रिजल्ट देखो, फॉर फोटो डायोड एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, या ऐसे कहिए एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरवर्ड एनर्जी गैप। hc अपॉन लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरवर्ड एनर्जी गैप। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा मेरे बच्चे? hc अपॉन एनर्जी गैप, और इसको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकालनी है तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं लैम्डा मैक्सिमम 12375 डिवाइड बाई एनर्जी गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर काय में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। और ये एनर्जी गैप कितना है? 1.8 से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 1.8 से डिवाइड करो, तो ये वेवलेंथ इतनी आ रही है। तो वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, इससे इसका मतलब इससे कम वेवलेंथ हुई, इससे वेवलेंथ कम है तो ये फोटो डायोड उसको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वेवलेंथ इतनी ज्यादा से ज्यादा है और यहां तो वेवलेंथ 6000 ही एंगस्ट्रॉम है मेरे बच्चे, तो इसकी एनर्जी तो 1.8 से ज्यादा ही हो गई ना, ठीक है ना। फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू hc बाई एनर्जी गैप। ये वेवलेंथ कितनी है? 6000, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6000 से ज्यादा है, सो डिटेक्शन इज पॉसिबल। इसका मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट फोटोन को फोटो डायोड क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा मेरे बच्चे। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों सोलर सेल की। सोलर सेल तो शायद आपने देखे होंगे, सोलर बैटरीज की वगैरह के में यूज करते हैं हम सोलर सेल्स को। सोलर सेल जिसमें लाइट गिराने से क्या बेटा लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल आपने नहीं देखे हो तो अब देख लें, इनका प्रिंसिपल समझें, सिंपल सा टॉपिक है। पीएन जंक्शन डायोड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो कॉल्ड सोलर सेल। कौन से सेल कहलाते हैं ये? सोलर सेल कहलाते हैं, कि सोलर लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस टाइप पीएन जंक्शन डायोड वन ऑफ द लेयर आइदर P और N इज मेड वेरी थिन। इस पीएन जिन पीएन जंक्शन डायोड को सोलर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक लेयर, क्योंकि पीएन जंक्शन में दो लेयर है, एक तो P टाइप की और एक N टाइप की, तो P और N में से दोनों में से एक लेयर बहुत थिन होती है। दिस थिन लेयर और दिस थिन रीजन इज कॉल्ड द इमीटर। उस थिन लेयर को इमीटर कहा जाता है और जो दूसरी लेयर है उसको बेस कहा जाता है, एंड द अदर बेस। फिर से समझ लो, इन
This type of p-n junction diode, one of the layer either p or n type is made very thin. This thin region or layer is called the emitter and the other is called base. थिन वाली लेयर है उसको इमीटर कहा जाता है और दूसरी वाली लेयर को कहा जाता है बेस. बाई शाइनिंग ऑफ लाइट ऑन द इमीटर, जैसे ही लाइट गिराते हैं इमीटर पर, जैसे ही इमीटर पर थिन लेयर को हमने क्या मान लिया इमीटर, दूसरी लेयर को क्या मान लिया बेस, और जैसे ही हम लाइट गिराई इस पर, किस पर, थिन लेयर पर, तो ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, बहुत पतली लेयर है, तो जैसे ही लाइट गिराएंगे हम इस पर, तो जो लाइट गिरा रहे हो और लाइट फोटोन की एनर्जी पी और एन के जंक्शन पर क्या बेटा, लाइट फोटोन की एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो तुरंत यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचेंगे, हायर एनर्जी लेवल से. ठीक है ना मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे ही लाइट फोटोन गिराओगे तो इमीटर को पार करके जैसे ही जंक्शन पर गिरते हैं, पी और एन के जंक्शन पर, तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इमीटर की तरफ आने लगते हैं और सर्किट कर दिया मैंने कंप्लीट रेजिस्टेंस के द्वारा. तुरंत ये इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सर्किट में करंट कंडक्ट करने लगती है तुरंत उसी समय. तो यहां पर कन्वर्ट हुई ना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. फिर से देख लो, फिर से चेक कर लो. सोलर सेल पीएन जंक्शन डायोड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड सोलर सेल. In this type of PN junction diode, one of the layer either P type or N type is made very thin. P और N में से कोई एक लेयर तो पतली होती है, जो पतली लेयर है उस रीजन को बोला जाता है इमीटर, and the other layer is called base. By shining the light on emitter, जैसे ही इस इमीटर पर थिन लेयर पर लाइट गिराते हैं, we can get a current in the resistance. The magnitude of this current is depending upon the incident of incident light, but energy of incident light photon must be greater than or equal to forbidden energy gap. Clear? यूजेज इसके देखिएगा, किसके, सोलर सेल के. पहला यूज, सेट ऑफ सोलर सेल्स इज यूज्ड इन चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी. मेन यूज है इसका ये सोलर सेल का. क्या बेटा, सेट ऑफ सोलर सेल्स इज यूज्ड इन चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी. स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर सेल के अंदर, सोलर सेट के अंदर सोलर सेल यूज करते हैं. दूसरा यूज देखो, इन कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेज एंड इन लाइट मीटर्स. लाइट मीटर्स फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं बच्चों, इसके अंदर सोलर सेल ही इस्तेमाल करते हैं. थर्ड यूज, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो स्टोरेज बैटरी होती है ना, उनको कैसे चार्ज करोगे आप, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं स्पेस में होते हैं, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई अर्थ से तो की नहीं जा रही, तो वहां पर लाइट कैसे मिलेगी. तो वहां पर क्या करते हैं, सोलर लाइट जो गिर रही होती है सोलर सेल पर, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो बैटरीज को, स्टोरेज बैटरी जो होती है नहीं, उसको चार्ज कर लिया जाता है. क्लियर? फोर्थ यूज देखिएगा मेरे बच्चे, पीएन जंक्शन डायोड का एज इन जेनर डायोड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, जेनर डायोड. क्या मेरे बच्चे, जेनर डायोड, नोट करिए आप इसे, जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है ये. जेनर डायोड इज ए heavily doped PN junction diode. Zener diode is a heavily doped PN junction diode. इसका मतलब इसमें डोपिंग इंप्योरिटी ज्यादा मिलाई जाती है बच्चों. PN junction diode को जब हम जेनर डायोड की तरह इस्तेमाल करते हैं हम, तो PN junction diode में जो इंप्योरिटी मिला रहे हो आप, वो ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है. इसलिए एक लाइन लिखी है मैंने बच्चों, क्या, जेनर डायोड इज ए हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड इंप्योरिटीज जो मिलाई जाती है, हेवीली डोप्ड का मतलब उसमें इंप्योरिटी की मात्रा ज्यादा मिलाते हैं. सो इट्स पावर रेटिंग बिकम्स वेरी हाई. मतलब
सो इट्स पावर रेटिंग बिकम वेरी हाई का मतलब हाई, ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देने पर ये डैमेज नहीं होते। मतलब हाई वोल्टेज पर पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं, जिसमें डोपिंग जो की जा रही है, इंप्योरिटी जो मिलाई जा रही है, हाईली हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड का मतलब उसके अंदर इंप्योरिटी ज्यादा मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? जिससे उसकी पावर रेटिंग बहुत हाई हो। सो इट्स पावर रेटिंग इज वेरी हाई। पावर रेटिंग वेरी हाई का मतलब है रिवर्स, ज्यादा रिवर्स वोल्टेज पर वो डैमेज ना हो। दैट इज इट डज नॉट डैमेज बाय द लार्ज रिवर्स करंट। रिवर्स करंट जब ज्यादा हो जाए उसके अंदर, ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पर, तो ये डैमेज ना हो। इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड को हाईली डोप्ड किया जाता है जब हम उसको जेनर डायोड की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स पावर रेटिंग इज वेरी हाई। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लिया जाए, काम की चीज है। सो इट्स पावर रेटिंग इज वेरी हाई, दैट इज इट डज नॉट डैमेज बाय द लार्ज रिवर्स करंट। रिवर्स करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर ये डैमेज नहीं होते, इजीली वर्क करते रहते हैं। ठीक है ना? इट इज स्पेशली डिजाइंड टू द वर्क ओनली इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। क्या बेटा? इट इज स्पेशली डिजाइंड टू वर्क ओनली इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के लिए ये स्पेशली डिजाइन की जाती है। क्यों किए जाते हैं उसका रीजन समझेंगे आप अभी। When the applied reverse voltage, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, when the applied reverse bias voltage is more than breakdown voltage, applied voltage ब्रेकडाउन वोल्टेज से जब ज्यादा रखा जाता है, क्या मेरे बच्चे? फोटो सेल में ध्यान हो तो फोटो सेल में अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखा जाता है, जबकि जेनर डायोड में अप्लाइड वोल्टेज किससे? ब्रेकडाउन वोल्टेज से। क्या होगा मेरे बच्चे? व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज जैसे ही ज्यादा होगा, व्हेन अप्लाइड रिवर्स बाइस वोल्टेज इज मोर देन और वेरी ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, देन इट प्रोड्यूस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन एंड दिस फील्ड क्रिएट्स न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर। अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही बढ़ा देंगे तो ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जब अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज से बढ़ा देंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज से बढ़ा देंगे, मतलब रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन थे वो जैसे ही जंक्शन को पार करके एटम से टकराएंगे तो उन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, जिससे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा संख्या में। क्या बेटा? When applied reverse bias voltage is more than breakdown voltage को आपने VDS बोला था, then it produces a high electric field across the junction and this field creates new electron hole pairs due to which current increase. This property of diode is used to obtain constant output voltage across load resistance। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है लोड रेजिस्टेंस के एंड्स पर कांस्टेंट वोल्टेज फाइंड करने के लिए। फिर से समझो, जब अप्लाइड रिवर्स बाइस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से मेरे बच्चे ज्यादा होगा तो क्या होगा? देन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन एंड दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू विच रिवर्स करंट इंक्रीज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ diode is used to obtain constant output voltage across load resistance R. So it is also used as voltage regulator। इसी वजह से इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? पहले आप इस फिगर को बनाइए, आप इस फिगर को बनाओ पहले तो एक ही बार में ये पॉइंट समझ में आएगा, चिंता ना करो। आप पहले इस फिगर को बना लो। जेनर डायोड को का सिंबल है मेरे बच्चे, जेनर डायोड मैंने लिखा ही रहा। जेनर डायोड को हम यहां पर एन टाइप को जो बनाते हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा एस की तरह बनाना है, ऐसे टेढ़ा बनाना जरा। और इस सिंबल, ये सिंबल ही जेनर डायोड सिंबल है। ठीक है?
और इस जेनर डायोड के पैरेलल में यहां पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये लोड रेजिस्टेंस RL लिख दिया है मैंने इसको। और इस लोड रेजिस्टेंस पर जो आउटपुट वोल्टेज मुझे चाहिए वो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट वैल्यू चाहिए इस आउटपुट वोल्टेज की। कैसे कांस्टेंट वैल्यू आउटपुट वोल्टेज यहां पर जो मिलेगा इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर, इन दोनों एंड्स पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज कांस्टेंट रहे। ये कैसे पॉसिबल है ये हम समझाते हैं, पहले आप इस फिगर को बना लो। क्या बेटा, पहली बात तो ये मेरे बच्चे कि जेनर डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड को हाईली डोपिंग करके जेनर डायोड बनाया जाता है, जिससे इसकी पावर रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे ज्यादा रिवर्स करंट हो अगर कंडक्ट करती है सर्किट के अंदर। पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू रिवर्स करंट अगर बढ़ जाए तो ज्यादा रिवर्स करंट के कारण ये डैमेज ना हो, पावर रेटिंग इसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और इसके लिए पीएन जंक्शन डायोड को के अंदर जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है वो ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है, हाईली डोप्ड किया जाता है इसको, ठीक है ना। और इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, जब अप्लाइड वोल्टेज इसके रिवर्स बाइस वोल्टेज अगर बढ़ा दें तो देखिए जरा गौर से, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप, ये जंक्शन है और ये एन टाइप। और जब इसको रिवर्स बाइस पर रखेंगे तो क्या होगा, पी को तो नेगेटिव रखेंगे और एन को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। और इस रिवर्स वोल्टेज को पी और रिवर्स वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा कर दिया, क्योंकि रिवर्स बाइस पर जो करंट होती है बहुत कम होती है। देखो मैंने ग्राफ बनाया यहां पर साइड से, ये रहा, ये तो रिवर्स वोल्टेज है, ये तो रिवर्स करंट है, ये तो रिवर्स करंट है और ये रिवर्स वोल्टेज है। जैसे जैसे बैटरी का इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, एक्चुअल में सर्किट के अंदर जो करंट होती है बहुत कम होती है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट के मान में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पर क्या हो रहा है, करंट अचानक से तेज ज्यादा बढ़ गया, करंट ज्यादा बढ़ गया। इस वोल्टेज को बोलते हैं क्या बेटा, जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जब अप्लाइड वोल्टेज का मान इस जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा कर दिया इस बैटरी का वोल्टेज, तो होगा क्या कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या थे, होल्स थे, ध्यान हो तो आपको, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। लेकिन इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी तो थे, तो जैसे ही रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस जंक्शन को पार करके इधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जाएंगे जंक्शन को क्रॉस करके, तो जैसे ही ये कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन वोल्टेज अप्लाई ज्यादा और वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो ज्यादा, रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा किया, तो ये जो कम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन है जंक्शन से क्रॉस करके हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा कर दिया है। और जब ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करके एटम से टकराएंगे तो उन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होंगे, ज्यादा संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो जाएंगे, जिसके कारण सर्किट में अचानक से करंट बढ़ जाएगी, तेज ज्यादा बढ़ जाएगी करंट। ये मेन प्रिंसिपल है इसका। इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं हम किसी लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर, एंड्स पर कांस्टेंट वोल्टेज फाइंड करने के लिए। इसीलिए इसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं किसको, जेनर डायोड। ये जेनर डायोड का सिंबल बनाया है मैंने, यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहां पर वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। जरूर देखो लिखा है मैंने, यहां पर लिखा है फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज। ये जो वोल्टेज लगाया है ना, ये वाला जो वोल्टेज है अप्लाई जो किया है यहां पर वोल्टेज, ये फ्लक्चुएटिंग अप्लाइड वोल्टेज है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होता हुआ, ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज। ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का मतलब ये वाला वोल्टेज, ये चेंज हो रहा है वो वाला वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ रहा है, यहां पर ज्यादा हुआ, उसके बाद फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है,
फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया है मैंने, ये वाला वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के बीच। तो जैसे जैसे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, तो जब इन दोनों एंड्स ए और बी पर जो अप्लाइड वोल्टेज है बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते जब बढ़ने, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज बढ़ने लगा, यहां पर जो भी वोल्टेज अप्लाई किया तो सर्किट में करंट कंडक्ट करेगा। और जब तक ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रहेगा, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से तब तक कम रहेगा, तब तक क्या होगा, ये जो करंट कंडक्ट कर रही होगी ना, ये वाली करंट स्ट्रेट ऐसे जाएगी सीधी, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तो इस रिवर्स बाइस पर पीएन जंक्शन में करंट तो कंडक्ट करती नहीं, और जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रहा, तो ये जो करंट चल रही है वो सीधी ऐसे चलेगी, इसमें होकर के, ठीक है ना, ऐसे जाएगी करंट। और जैसे ही ये अप्लाइड वोल्टेज यहां पर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज के कारण बढ़ करके इतना हुआ कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा होगा तो यहां से करंट जो ज्यादा चल रही है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये करंट बढ़ गई। तो जो एक्सिस करंट मींस बढ़ी हुई जो करंट है एक्स्ट्रा वाली, एक्सिस करंट तो पास हो जाएगी कहां से होकर के, इस जेनर डायोड से होकर के, लेकिन इस लोड रेजिस्टेंस से जो करंट कंडक्ट करेगी वो कांस्टेंट करंट कंडक्ट करेगी। और जब ये करंट कांस्टेंट रहेगी और कांस्टेंट करंट जब इसमें कंडक्ट करेगी तो इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलेगा हमको। क्लियर? फिर से समझो, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज यहां पर हमने दिया है वो कैसा है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा यहां पर, तो जब तक ये वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज से कम रहे तब तक ये करंट स्ट्रेट ऐसे चलेगी, इधर जाएगी इधर, और इसमें करंट कंडक्ट कर जाएगी। और जैसे ही यहां पर अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज से बढ़ा, रिवर्स वोल्टेज से जैसे ही बढ़ा तो ये करंट अचानक से बढ़ गई, अचानक से बढ़ी, तो ये एक्सिस करंट है ना ये वाली, तो जो बढ़ी हुई करंट है, एक्सिस जो करंट है, ये तो पास होगी किसमें होकर के, जंक्शन में होकर, पीएन जंक्शन में होकर के, जेनर डायोड में होकर के कंडक्ट कर जाएगी। जो बढ़ी हुई करंट है, बढ़ी हुई करंट जो जाएगी वो तो इसी में से निकल जाएगी। और ये जो कांस्टेंट करंट थी, ये वाली करंट, ये जो कांस्टेंट करंट है वो इस लोड रेजिस्टेंस से पास होगी। तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट जब कांस्टेंट ही रहेगी तो इस लोड रेजिस्टेंस के एंड्स पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और बढ़ा हुआ वोल्टेज कहां पर मिल गया, रह गया यहां पर। भाई एक्सिस करंट तो इधर चली गई, तो यहां पर तो वोल्टेज ज्यादा है, एक्सिस वाली करंट इधर चली गई तो बढ़ा हुआ वोल्टेज यहां पर आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर करंट कांस्टेंट रही तो यहां पर तो वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो आउटपुट वोल्टेज हमको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इससे लोड रेजिस्टेंस से हमको यहां पर कंटिन्यू सेम वोल्टेज मिलता रहेगा। यही बात लिखी है मैंने। इफ रिवर्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी increases due to input fluctuating voltage and become more than breakdown voltage, जैसे ही फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ, सो करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इस करंट में जो रेजिस्टेंस R1 में जो करंट जा रही होगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस R1 में करंट क्या होगी, आई बढ़ जाएगी, ये वाली करंट बढ़ गई। R1 is also increased than this axis of current। कौन सी एक्सिस वाली करंट, ये वाली करंट। This axis of current pass through the Zener diode। बढ़ी हुई करंट तो चली गई किसमें होकर के, जेनर डायोड में होकर के। सो करंट पास थ्रू द लोड रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट जो जा रही होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम। इन दिस वे इंक्रीज्ड वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। बढ़ा हुआ वोल्टेज तो कहां पर अपीयर होगा, R1 पर, अपीयर्स अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 व्हाइल अक्रॉस R वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। जबकि इस R के एंड्स पर जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात क्लियर होगी बच्चों। फिर से एक बार देख लीजिए आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र 2 लाइन लिखी है। जेनर डायोड जो बनाया जाता है, जेनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, सो इट्स पावर रेटिंग बिकम वेरी हाई। इसकी पावर रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब रिवर्स करंट ज्यादा होने पर ये डैमेज नहीं होते, दैट इज इट डज नॉट डैमेज बाय द लार्ज रिवर्स करंट।
इट इज स्पेशली डिजाइंड टू द वर्क ओनली इन रिवर्स बाइस ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन रीजन के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती है। व्हेन द अप्लाइड रिवर्स बाइस वोल्टेज इज मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बाइस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ज्यादा हुआ, then it produces high electric field across the junction and this in field creates new electron hole pairs due to which current is increased. This property of diode is used to obtain constant output voltage across load resistance R, so it is also used as voltage regulator. वो इसीलिए इनको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है ये देखो, इफ रिवर्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी पर रिवर्स वोल्टेज दिया है हमने, इंक्रीज्ड ड्यू टू इनपुट फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज एंड बिकम्स मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे ही यहां पर जो वोल्टेज दिया फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज ये बढ़ेगा, और जैसे ही ये अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जो करंट जा रही है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इफ रिवर्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इनपुट फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज एंड बिकम्स मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, सो करंट I थ्रू रेजिस्टेंस R1 इज आल्सो इंक्रीज, देन दिस एक्सिस ऑफ करंट, जो बढ़ी हुई करंट है ये वाली बढ़ गई अचानक से, जब अप्लाइड रिवर्स वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ करंट बढ़ गई, तो बढ़ी हुई जो करंट है वो तो पास हो जाएगी जेनर से होकर के, और लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी वो कांस्टेंट करंट जाएगी, इससे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, जबकि बढ़ा हुआ वोल्टेज कहां पर अपीयर होगा, रेजिस्टेंस R1 का। यही बात लिखी है मेरे बच्चे। क्या बेटा, देन दिस एक्सिस ऑफ करंट passes through Zener diode, so current pass through the load resistance will remain same. In this way increased voltage appears across resistance R1, बढ़ा हुआ तो R1 पर चला गया, while across resistance R voltage remain constant. क्लियर। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो रहे कांस्टेंट रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। इसी वजह से जेनर डायोड को हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। क्लियर। मैं जहां तक समझता हूं ये चारों यूज समझ आ गए होंगे बच्चों बहुत अच्छे से आपको। इसका नेक्स्ट यूज हम डिस्कस करेंगे बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर की तरह। तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को एक दो बार देखें आप और इसको रिवाइज कर लें।